देखिए, आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपने देखी होगी कि नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस यानी कि एनसीएससी के लिए अब प्रोजेक्ट के आइडियाज़ कौन कौन से हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या टुकड़ों टुकड़ों में होती है और हम एकदम से उसको समझ नहीं पाते हैं, और एकदम से न्यू स्टार्ट करके इसको समझना पॉसिबल भी नहीं है। एनएससीएससी के लिए अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना हो जिसकी फोकल थीम 2022-23 के लिए यानी कि इस साल के लिए और अगले साल के लिए है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, ये एक जो फोकल थीम है और ये सभी के लिए, तो इस थीम से रिलेटेड हमें प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। ये कुछ डाटा है कि हर 2 साल में जो थीम चेंज होती है वो किस किस तरीके से रही है। इस साल की जो थीम है, जैसे कि हमने कवर में देखा या जो फर्स्ट स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि वो है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। अब इसके बाद में इस थीम में 5 सब थीम्स इंक्लूडेड हैं। नो योर इकोसिस्टम 1, फोस्टरिंग हेल्थ न्यूट्रिशन एंड वेलबींग 2, सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ 3, इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच फॉर सेल्फ रिलायंस 4 एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ। ये 5 सब थीम है। यानी कि आप जो भी टॉपिक चूज़ करेंगे नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो इन जो है सब थीम में से किसी से कनेक्टेड होगा, और अल्टीमेटली वो जो है हमारी फोकल थीम या जो मेन थीम है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, उससे रिलेटेड होगा। तो इकोसिस्टम का आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं 11th-12th के, या फिर अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, आपने 10th में साइंस पढ़ी है, या नॉर्मली भी अगर आप एक्टिव रहे हैं, आपने कोई एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, आप साइंस ओलंपियाड, ग्रीन ओलंपियाड वगैरह आप करते हैं, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो है इकोसिस्टम क्या होता है। आज के ज़माने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपको इकोसिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो अब बात ये आती है कि इकोसिस्टम क्या है, एनसीएससी क्या है, कैसे इसका प्रोजेक्ट बनाया जाता है, कैसे बनाएं, कैसे स्टार्ट करें, ठीक है, और उसके बाद में इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, सिलेक्ट कहाँ पर पार्टिसिपेट करना पड़ता है, कैसे हम सिलेक्ट होते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन और अलग अलग तरीके के वीडियोस वगैरह अवेलेबल होते हैं। आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। इवन मेरे चैनल पे भी कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे, सारे तो नहीं मिलेंगे पर कुछ आपको मिल जाएंगे। अब इसमें सबसे मेन बात क्या आती है वो समझाता हूँ आपको कि एक तो इसकी कुछ डेट्स होती हैं, जैसे कि अभी 20 अक्टूबर से पहले पहले स्कूल लेवल की एनसीसी हो जाएगी। चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस मान लो 19 को हो जाएगी, 20 को हो जाएगी, 18 को हो जाएगी, वो हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये आप मान लीजिए कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको पार्टिसिपेट करना है, एक्चुअली उनको सबको सब पता है और उनको 2 से 3 महीने हो चुके हैं, वो अपना प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रहे हैं। बस ये कि कुछ बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के में पढ़ते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के में पढ़ते हैं। इस तरीके से अलग अलग टाइप के बच्चे हैं और वो अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उनको पता है कि वो एक प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो और ये आप एक थोड़ा सा इसमें मैंने स्लाइड में इंक्लूड किया है कि हमारे जो ये एक्चुअली होता क्या है कि मेरे स्कूल के काफ़ी सारे बच्चों ने स्कूल लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल इनमें पार्टिसिपेट किया था। तो आप जैसे ही स्कूल लेवल आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपका जो है आप स्कूल लेवल में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आप रीजनल लेवल के लिए जाते हो। अगर आप रीजनल लेवल में क्वालिफाई हो गए तो आप फिर नेशनल लेवल के लिए जाते हो। फिर अगर आप उसमें भी क्वालिफाई हो गए तो फिर फर्दर फिर आप आगे बढ़ते हो, और जितना आप आगे बढ़ोगे उतना आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा, वो जब पता लगेगा जब आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे वो नेशनल लेवल तक गए थे, तो मुझे उसके लिए ये एक सर्टिफिकेट मिला था केंद्रीय विद्यालय का कि जो है मैंने जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने गाइड टीचर के भी मुझे मेंशन करा था। लेकिन आप जानते हैं कि गाइड जो है हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, हमारी बुक्स भी होती हैं, इवन हमने जो नॉलेज गेन किया होता है अलग अलग जगह से हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। बस एक टीचर का नाम लिख देते हैं गाइड टीचर ग्रुप में, तो उसका मुझे सर्टिफिकेट मिला था। और वो बच्चे ये थे, देखिए उनके सर्टिफिकेट्स आप देख सकते हैं, ये नेशनल लेवल तक जा चुके हैं, लास्ट ईयर की बात है। तो और इसी वजह से ये बच्चे हैं, और भी बच्चे हैं, रीजन लेवल में भी काफ़ी बच्चे गए थे। तो उस समय मैंने क्या करा कि जो है कुछ वीडियोस मैंने बनाए थे जो काफ़ी रफ भी थे, उनमें साउंड का भी इशू था। कुछ वीडियोस मैंने बनाए ये बताने के लिए भाई एनसीएससी की रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, लॉग बुक कैसे बनाते हैं, ओरल प्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है। तो वो थोड़ा मैंने बनाया था कि वो हमारे स्कूल के बच्चे वगैरह थोड़ा उससे जानकारी प्राप्त कर सकें। इस साल में और पिछले साल में कोई भी चेंज नहीं आया है, बस फोकल थीम एंड जो सब थीम ये सब अलग हो जाती हैं, मतलब कि हालांकि वो भी कनेक्टेड होती हैं। तो इसके भी मैंने कल कुछ वीडियोज़ बनाए, इतना ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं बनाए, छोटे छोटे से वीडियो हैं 5 से 10 मिनट के, 15 मिनट के। तो आप सभी सब थीम के जो प्रोजेक्ट आइडियाज़ देख सकते हैं और उनसे कनेक्टेड आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सब थीम 2 काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए, आप जरूर चेकआउट करना उसको। और ये ऐसा आपका एक तरीके से एक समरी होती है, इसको अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपको जो प्रोजेक्ट है उसके फाइल का कवर पे आप क्या लिखोगे,
आप अगर अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए पोस्टर्स बना रहे हो तो उसका कवर आप क्या रखोगे, और अगर आपकी कोई डायरी है, डेली डायरी है, लॉगबुक है, तो उसका कवर आप क्या रखोगे। अब ये आप चीज़ें आपको अजीब लग रही होंगी, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप एक तो स्कूल के थ्रू बनाते हैं, और भी कई तरीके हैं, तो स्कूल के थ्रू वाला समझना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो स्कूल में बाकायदा आपको रजिस्टर किया जाता है, आपके टीचर्स आपको इन्फॉर्म करते हैं और आप बनाते हो और आप प्रेजेंट करते हो। जैसे हमारे स्कूल में 19 तारीख को ये होगा, 19 या 20 तारीख को स्कूल लेवल का एनसीसी होगा, तो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं अभी, क्योंकि मैं 2 महीनों से 1.5 महीनों से बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो बना रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या बनाया है, कितना बनाया है, कैसी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो प्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद में हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं, वो उनको सिलेक्ट करेंगे उनके उनका जो प्रेजेंटेशन होगा उसके हिसाब से। तो ये एक बात रही। तो स्कूल लेवल पे अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आपका अप टू द मार्क प्रोजेक्ट अगर है, तो फिर आप रीजनल लेवल जाते हैं, फिर आप नेशनल जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि अप टू द मार्क क्या होता है, हमें कैसे पता, कौन सिलेक्ट करेगा इन प्रोजेक्ट्स को। तो आप इसके पूरे इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज हैं, इसके भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया क्या है, उससे पहले अगर आप ये जानेंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है, तो कल तो मैंने सब थीम के आइडियाज़ वगैरह जो है आपको शेयर करे, आप उसको देख करके इंस्पायर होकर के उससे आप बना सकते हैं। लेकिन एक प्रोजेक्ट क्या होता है साइंटिफिक, किस तरीके से वो बनाया जाता है, लॉगबुक क्या होती है, पोस्टर्स क्या होता है, ये मैंने अलग अलग वीडियोज़ में समझा रखा है। आप चाहे तो उनको भी रेफर कर सकते हैं कि जो भी आप टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं इस सब थीम एंड थीम से रिलेटेड, वो एक टाइटल आप चूज़ करते हैं, ये आपको पता होगा। जैसे ही आप टाइटल फिक्स कर लोगे, उसकी एक सब थीम होगी। जैसे कि हमारे पास इस बार 5 सब थीम्स हैं, उनमें से आप एक टिक कर दोगे, ये है, वो फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद आपको फोकल थीम तो पता ही है। फिर आप नेम एंड एड्रेस ऑफ ग्रुप लीडर, यानी कि आप एक्चुअली 2 बच्चों का ग्रुप इसमें होता है, तो एक बच्चे का नाम आ जाएगा, यहाँ पे लिखा को वर्कर्स, तो यहाँ पे टीम मेंबर आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो उस एक दूसरे बच्चे का नाम आ जाएगा, उसके बाद में जो है आपके टीचर का नाम आ जाएगा, और एड्रेस जो आपका स्कूल है वो आपका आ जाएगा। एड्रेस आप कैसे भी, कई बच्चे स्कूल में नहीं भी पढ़ते तो फिर उनका अलग एड्रेस आ जाता है, ऐसा कुछ है। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। अब इसमें क्या होता है, जब आप प्रोजेक्ट बना लेते हो पूरा, तो आपके पास में एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट होती है, एक डायरी होती है जिसमें आप जितना भी आपने काम करा है उसके कुछ रफ चीज़ें आप नोट करते हो, ऑब्जर्वेशन नोट करते हो। और इसके अलावा आप जब ये पूरा हो जाता है, आपकी डायरी कंप्लीट हो जाती है, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, उसमें भी 17 कंपोनेंट्स होते हैं। ये भी मैंने एक वीडियो दिया था आपको कि वो 17 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके डिटेल मैंने उसकी जो है उससे बात कर रखी है। ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा और जब आप सच में पार्टिसिपेट करने जाओगे स्कूल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो आपको अपने 4 पोस्टर्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे। अब आप सोचेंगे 4 पोस्टर्स क्या होते हैं, बिल्कुल वही जो काम आपने यहाँ करा है रिपोर्ट में, उसी रिपोर्ट को आप इन 4 पोस्टर की फॉर्म में लाते हो। इसके भी मैंने अलग से वीडियो बनाया कि बिल्कुल ईजी होता है कि जो आपको ये टाइटल दिख रहा है इस स्लाइड में, आपका जो नाम है, तो वो आप यहाँ ला देते हो। आपका जो मेथडोलॉजी वो यहाँ ले आते हो, ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट वगैरह यहाँ ले आते हो, कंक्लूजन है, फ्यूचर प्लान है। तो इस तरीके से मतलब आप अपने जो आपका प्रोजेक्ट है उसको आप प्रेजेंट करते हो। ये एक थोड़ी सी बात रहती है इसमें। तो ये एक प्रॉब्लम आती है कि सबसे पहली बात तो थीम क्या है, उसकी सब थीम्स कौन कौन सी है, उन सब थीम के बारे में नॉलेज, फिर प्रोजेक्ट आइडियाज़ आप क्या बना सकते हो। एक बार वो फिक्स हो गया तो फिर बनाना कैसे है, और आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो उसमें जो है आपका कितना जो है क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे A4 साइज़ में होनी चाहिए, उसके 17 कंपोनेंट्स होने चाहिए, डाटा एनालिसिस क्या है, ऑब्जर्वेशंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, कंटेंट्स क्या है, छोटी छोटी बातें होती है, रेफरेंसेस क्या है, एक्नॉलेजमेंट क्या है, तो वो आपको पता लगेगी। उसके बाद में है लॉगबुक क्या होती है। अब होता क्या है कि आपको ये कभी भी पता लगा हो, आपने कभी भी बनाया हो, आपका अच्छा हो नहीं हो, सिलेक्ट होने लायक हो नहीं हो, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो लॉगबुक मैंने आपको बताया, एक डेली डायरी, छोटी सी डायरी होती है, उसको लॉगबुक हम बोलते हैं, ठीक। उसका भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। उसमें आप क्या करते हो, डेट के अकॉर्डिंग आपने क्या क्या कब कब किया वो आप नोट करते हो। इतना ईजी होता है ना, लेकिन सुनते तो काफ़ी हार्ड लगता है। जैसे कि मान लो आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट करा, आपने एनसीसी में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करा, वो भी आपने उसमें लिख लिया, जुलाई के बाद आपने कोई डेट डाली, आपने ये कर लिया कि हम 2 मिल करके जो है स्टूडेंट मिल करके ये बनाएंगे। आपने 15 जुलाई की डेट डाल दी, 18 जुलाई की डेट डाल दी, 25 जुलाई की डेट डाल दी, ऐसे करके आपने अलग अलग डेट डालते रहे और उसके अंदर आप अपना जो भी आपका प्रोग्रेस लिखते रहे, वो होती है डेली डायरी। पर प्रॉब्लम ये आती है कि 3 महीने का काम अगर आप नहीं दिखाओगे तो आपको सेलेक्ट नहीं होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो मानो कि आपको कल परसों पता लगा और आपने बड़ी जल्दी से थोड़ा सा मेहनत करके आपने बना लिया, स्कूल लेवल आपने पार्टिसिपेट कर लिया, आप रीजन लेवल गए और आपकी लॉग बुक की जो डेट्स है उससे 3 मंथ का काम वो प्रूव नहीं हो रहा, तो आपकी इतनी मेहनत बेकार जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, ध्यान में रखने की होती हैं। आप अपने लोगों बनाएं तो उस हिसाब से बनाएं। तो एक बार मैं आपको जरूर बोलूँगा कि आपको नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है, आप ये मत सोच लेना कि मेरे को एक बार में सारा कुछ समझ में आ जाए। तो पहले आप उसकी नॉलेज पूरी एक्वायर कर लो, कि आप एक बार वीडियोज़ वगैरह देख लो, या एक्टिविटी गाइड बुक आती है नेट पे। मेरे वीडियोज़ में जो 2021 के जो वीडियोज़ हैं उनमें आपको ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देखोगे तो वहाँ पे आपको एक्टिविटी गाइड बुक का एक
डाउनलोड का लिंक मिलेगा जो लास्ट ईयर रिलीज़ हुई थी, उससे भी बहुत नॉलेज मिलता है आपको, उसको आप एक बार देखो। तो आप पहले अपना नॉलेज बढ़ा लो कि लॉगबुक क्या होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, ओरल प्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है, इवेल्यूएशन किस तरीके, सारा डाटा आपको मिल जाएगा। जब आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाओ कि अच्छा भाई ऐसे प्रोजेक्ट बनता है, आप बिल्कुल माइंड में क्लियर हो गए, उसके बाद आप इन पे आओ थीम एंड सब थीम पे। इसलिए मैं बहुत लेट इसकी वीडियो ला रहा हूँ। अभी तक मेरे चैनल पे सिर्फ 2021 के वीडियोस अवेलेबल थे, वो सारे सफिशिएंट है एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, बस चेंज क्या है इस बार जो सब थीम वगैरह आई है। चलो ठीक है। अब आपका जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट है, एक मैं समरी आपको बताता हूँ, क्योंकि वो तो आपको डिटेल वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है, अगर आपको देखना है तो या पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। तो आपका ना एक बेसिक स्टडी ऑफ प्रॉब्लम होता है, यानी कि आपका जो टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट आप चूज़ करोगे ना, वो ऐसा होना चाहिए कि आप किसी प्रॉब्लम की स्टडी कर रहे हो, और जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलना ज़रूरी है। मतलब या तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले, या फिर आपको पता लगे कि इस तरीके से इसका सोल्यूशन नहीं निकला, ये भी एक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चंस आस्क्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम एंड एक्सपेरिमेंट्स। यही तो है हम जो आपको डिटेल में जो प्रोजेक्ट है आप कैसे करते हैं, आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, आप सर्वे करते हैं, आप ऑब्जर्वेशंस करते हैं। मान लो कि हमने एक आइडिया डिस्कस किया था कि भाई अपने लोकल जो बर्ड्स हैं या स्पेरो हैं या बर्ड्स जो है वो किस तरीके से अर्बन एरियाज़ में सर्वाइव करते हैं, तो आप उनको कैसे देखोगे, बाहर जाओगे देखोगे, छत पे अपने पानी का कुछ रख रखा है, कुछ लोगों ने पानी वगैरह की व्यवस्था कर रखी है, दाने की व्यवस्था कर रखी है, तो आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे कि कुछ लोग व्यवस्था करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। जब व्यवस्था होती है तो वो कैसे अपना खाना मैनेज करते हैं, जब व्यवस्था नहीं होती तो आप उनको ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप डाटा निकालोगे। आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो डाटा निकालोगे, आप अपनी लोकेलिटी में बर्ड की पॉपुलेशन, तो ऐसा कर करके आप डाटा निकालोगे, फिर उसका आप एनालिसिस करोगे। इस तरीके से आप आगे बढ़ते हो। ए साइंटिफिक प्रोजेक्ट स्टेट्स द बेनिफिट्स दैट लिविंग कम्युनिटी, कहना है मतलब आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे, ये जो भी उसकी रिपोर्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं, अल्टीमेटली आप एक क्वेश्चन को लेकर के, एक प्रॉब्लम को लेकर के उसके सॉल्यूशंस दोगे आप फर्स्ट थिंग, और उसके बाद में जो है आप जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप जब बनाओगे तो आपको कुछ अच्छी बातें पता लगेंगी। हम जब आपका प्रोजेक्ट जो इवेल्युएट करेंगे तो हमें पता लगेगा, और आगे जितना सिलेक्ट होगा, जो भी लोग उसको देखेंगे उस प्रेजेंटेशन में, उस एग्जीबिशन में, उन सभी को उससे बेनिफिट होगा। इसलिए एक ऐसा प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच रखते हैं। अब इसमें क्या लिखा, परस्यू योर नेचुरल क्यूरियोसिटी, एक सेकेंड, एंड सिलेक्ट ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर। अब ये इसमें होता है कि आप अगर ना फेकली बनाओगे तो भी आप सीखोगे ज़रूर, आप कैसे भी बनाओगे तो आप सीखोगे। पर प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप सच में ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करोगे जो आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप उससे बहुत ज़्यादा सीख पाओगे। इसकी अपनी नेचुरल क्यूरियोसिटी को फॉलो करना पड़ता है इसमें। डिस्कस द प्रॉब्लम बाय स्टडिंग रेलेवेंट बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। इससे आपका इंट्रोडक्शन बनता है, इसी से आप रेफरेंसेस निकालते हो, इससे आपको आइडिया मिलता है कि पहले प्रोजेक्ट में क्या क्या हो रखा है। थिंक एंड स्टडी अबाउट द सिलेक्टेड प्रॉब्लम एंड मेक ए हाइपोथेसिस। आप जब अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंपोनेंट्स, जो मैंने आपको 17 कंपोनेंट्स का वीडियो बना कर दिया था, तो उसमें एक पॉइंट आएगा हाइपोथेसिस, मतलब परिकल्पना। तो आपने एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करा, उस पर काम करना शुरू करा, उससे पहले आपके माइंड में जो बात आए उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। और माइंड में बात अपने आप नहीं आती है कि आप सो रहे थे, सुबह उठे और माइंड में बात आ गई कि हाँ भाई बर्ड की पॉपुलेशन सर्वाइव करती है, ऐसा नहीं है। जो पहले आप नॉलेज अवेलेबल है उससे आपको क्लियर हो पाता है। तो स्टडी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दिस में बी द प्रोबेबल कंक्लूजन, मतलब आपने सोचा कि भाई ओबेसिटी और जंक फूड में कनेक्शन है, जंक फूड अगर ज़्यादा खाते तो लोग ओबीस होते हैं, इससे उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आप जब अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो तो यही कंक्लूजन निकले। दिस मे बी द प्रोबेबल कंक्लूजन, हो सकता है नहीं भी निकले, ये एक बात है। टू वैलिडेट योर हाइपोथेसिस, मतलब आपने जो हाइपोथेसिस करी है उसको वैलिडेट कैसे करोगे, अलग अलग तरीके से आप डाटा निकाल करके एनालाइज करके उसको प्रूव या डिसप्रूव आप करोगे। ड्रॉ कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स, ये कुछ कंपोनेंट्स में मिलेंगे आपको कि कंक्लूजन्स वगैरह हैं। दिस में नोट बी द सेम एज योर हाइपोथेसिस। मेरा बोलता है ना कि आप जब अपना प्रोजेक्ट बनाते हो, आप डाटा निकालते हो, सर्वे करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, और उसके बाद में हो सकता है कि आपकी जो सोच थी वो प्रूव हो जाए हाइपोथेसिस, या फिर प्रूव हो ना हो। यही हमको सीखना होता है इसमें। आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत करना कि आप जो सोच रहे थे वही रियल निकल रहा है, नहीं निकल रहा। रिजल्ट से मतलब नहीं, आप उस प्रोसेस में जो सीख लेते हो, आपने जैसा वो प्रोजेक्ट बनाया है वो साइंटिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करता नहीं करता, उसके हिसाब से फिर आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट होता है। इसके बाद में द लास्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज़ टू मेक रिपोर्ट। अब ये ना रिपोर्ट कैसे बनानी है, इसके लिए आप मेरा वीडियो आप चाहो तो रेफर कर सकते हो। 17 कंपोनेंट्स होते हैं, फिक्स है वो बिल्कुल। ये अच्छी बात है इसमें, अच्छी बात भी बुरी दोनों बातें। अच्छी बात इसलिए है कि वो फिक्स है, आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर आप फिर रफ बनाओगे तो फिर आपको सेलेक्ट नहीं होगा। अगर आपको पहले से पता है तो बड़ी इजीली आप उसको अरेंज कर पाओगे। मेरा तो विचार यही रहता है कि आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 17 कंपोनेंट्स के अलग अलग पेज पहले लिख के रख लें, और उसमें कुछ मैटर लिखे ना, बस लिख दें हाइपोथेसिस, एक पे लिख दिया सिर्फ रिजल्ट, एक पे लिख दिया सिर्फ कंक्लूजन, एक पे लिख दिया डाटा एनालिसिस, और फिर जब जो जो अवेलेबल होता है उसमें ऐड करते जाइए, तो आपका प्रोजेक्ट जो है बनना शुरू हो जाएगा। ए प्रोजेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द क्वेश्चंस दैट अराइज व्हाइल सर्चिंग फॉर द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। बात समझ में आई?
यही है इसका मूल। आप अपना टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में जो परेशानी आती है वो इसलिए आती है क्योंकि आप है ना क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ पाते अपने आप से। एट फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, नाउ 3 क्वेश्चंस विल अराइज, व्हाट टू डू, व्हाई टू डू एंड हाउ टू डू। इसी से आपको प्रोडक्ट बनेगा। फॉर द सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, इंटरनेट, सॉरी नॉट इंटरेस्ट, ये है कुछ है, ठीक है। ये इतना इसलिए ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, मतलब बच्चों को कितने भी समझा दो कि आप बनाओ प्रोडक्ट, वो टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट नहीं सोच पाते, तो वहाँ से फिर आगे बढ़ने का कोई सवाल ही पता नहीं होता और इतना ईजी नहीं होता। बच्चे क्या सोचते हैं कि पहले हम 15 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 2 दिन में अपना टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट सोचेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पर वो फिर सोच ले, बाद में सोच लेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं। वो फालतू की बातें ज़्यादा पूछना शुरू होते हैं कि सर हम इसमें 2 बच्चों का ग्रुप अगर आप बताओगे तो बोले सर हम 3 हो सकते हैं, एक बोलोगे सर हम 4 हो सकते हैं, कि सर हम इसमें अहमदाबाद जाने को मिलेगा, सर इसके अंदर हमको बड़ौदा जाने को मिलेगा, हम कौन सी बस से जाएंगे, कौन जाएगा, फिर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब सबसे मेन चीज़ होती है कि पहले आप अपना टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट चूज़ करें जिससे आके आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप अपना, ये स्लाइड इस बारे में कि आपको अपना टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट चूज़ कैसे करना। हालांकि बहुत देर बहुत हो चुकी है, अभी आपका 19 या 20 तारीख को स्कूल लेवल एनसीसी होगा, लेकिन फिर भी अगर आप छोटे लेवल पे शुरुआत करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। ए प्रोजेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द क्वेश्चंस दैट अराइज, आई थिंक ये हमने ये शायद इस स्लाइड से शायद रिपीट हो गई है, इसमें से कोई बात नहीं। तो अब आपने टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट बस सेलेक्ट कर दिया, फिर कोई इशू नहीं है। फिर क्या था, फॉर्म ए ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड चिल्ड्रन, मतलब 2 बच्चों का ग्रुप बनाओ। तो जो उस बात पे लोग पहले फोकस करते हैं, हालांकि ये पता है सबको बात, ठीक है। और इसमें जो है सिर्फ एक ही ग्रुप लीडर पार्टिसिपेट कर पाएगा, मैं पहले बता चुका हूँ। 2 लोगों का ग्रुप होगा, एक ही उसको प्रेजेंट कर पाएगा, उसको हम ग्रुप लीडर बोलते हैं। और नाम आप सोच समझ के लिखे, पहले डेट्स का पता कर लें। नवंबर में 5 नवंबर के आसपास होगा, 2-3 नवंबर के आसपास होगा, तो उस समय अगर फ्री हैं कर पाएंगे तो ही करें, वरना फिर बाद में बड़ी समस्या आती है उन बच्चों को। क्योंकि जो भी बच्चा एनसीएससी का प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाता है तो उसमें ट्रैवल होती हैं, उसके आई कार्ड्स वगैरह होते हैं, परमिशंस वगैरह होती हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा, कई चीज़ें होती है। तो आप पहले सोच समझ के डिसीजन लें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या, हमारे स्कूल में जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया कि 2 बच्चों के मैंने नाम बताए मेरे स्कूल में, वो नेशनल गए हुए हैं, मैंने आपको प्रोडक्ट बताए थे। तो इस तरीके से क्या, मेरे स्कूल में काफ़ी बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं मेरे, 9 बच्चे के मैं बोलूँगा 9 प्रोजेक्ट हैं। मतलब अभी स्कूल में करंट में 18 ऐसे बच्चे हैं क्लास 12th में जिन्होंने 9 प्रोजेक्ट्स बनाए थे लास्ट ईयर। तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। उनमें से 2 बच्चे नेशनल तक गए और बाकी 9 जो है स्टेट लेवल तक गए हुए। तो उनको पता रहता है कि ये बात है, तो आप उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात लिखी हुई इसमें, यू मे हैव मोर देन वन गाइड, ये भी एक ऑप्शन है अगर आप चूज़ करना चाहें तो, ठीक है। आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं, मैंने बताया ना आपको। इस तरीके से है, ये छोटी चीज़ें हैं। और ये आपको उन जो पर्टिकुलर हेडिंग के जो वीडियोज़ हैं उनमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फाइंड आउट द ग्राफिकल, ये है मेन चीज़, जियोग्राफिकल। पहली बात है कि आप अगर अलसुरा में रहते हैं, जामनगर में रहते हैं, आप जामनगर हापा में रहते हैं, आप सूरत में रहते हैं, आप वडोदरा में रहते हैं, या आप किसी गांव से बिलोंग, पोरबंदर के किसी गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप उसके आसपास की चीज़ों पे काम कर पाएंगे। आप टोटली अनरिलेटेड चीज़ें अगर लेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि फिजिबल नहीं है। तो ये आप ध्यान रखें, अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्री को समझें और उसका मैप वगैरह है ना उसको बनाएं। मेक ए लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, आपकी लोकेलिटी में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे इकोसिस्टम, जो हमारा जो अभी सब उससे रिलेटेड है, तो आपको समझ में आएगा कि टाइटल आप क्या चूज़ करेंगे। ये देख लीजिए, यू शुड लुक फॉर ए चैलेंजिंग प्रॉब्लम, इफ़ यू आइडेंटिफाई मोर देन 1 प्रॉब्लम्स, तो फिर उसमें जो है उनमें से कोई एक आपको बेस्ट लगती है उसको लीजिए। बी पेशेंट एंड थिंक रैशनली, इसमें ये आता प्रॉब्लम। मैंने इसलिए बताया, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में बच्चे तुरंत कंक्लूजन जंप करते हैं और बोलते हैं सर हमको तुरंत बता दो, फिर वो समझ ही नहीं पाते बात को। एक तो जब उनको धीरे धीरे समझाओ तो समझते नहीं बात को, बोर होते हैं, और फिर जब करने की कोशिश करते हैं उनको समझ नहीं आता। रीज़न क्या होता है, एनसीएससी में कुछ सेट क्राइटेरियाज हैं, कुछ सेट रूल्स हैं, पहले उनको देख लेना पड़ता है आपको। तो पहले आपको ये नहीं करना होता कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, पहले ये पता करना होता है कि प्रोजेक्ट होता क्या है, रिपोर्ट क्या होती है, लॉग बुक क्या होती है, कैसे वो प्रेजेंट होता है, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होते हैं। फिर आप अपनी सब थीम के बारे में जानो, लोकेलिटी के बारे में जानो, आपकी बाउंड्रीज़ के बारे में जानो, लिमिट्स के बारे में जानो, उसके बाद आप उस पर काम करो। हो जाता है, एक बार आप शुरू करोगे तो काफ़ी हो भी जाता है। कलेक्ट बुक्स, आर्टिकल्स, न्यूज़ आइटम्स, इनको पढ़ो, आप पता लगता है आपके बारे, आपके उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो ये, और सर्वे कर सकते। ज़्यादातर बच्चे सर्वे चूज़ करते हैं, रीज़न क्या होता है, एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़ते। बाकी अगर आपको एक्सपेरिमेंट करने हो तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लैब का यूज़ कर सकते हैं। 11th एंड 12th के बच्चों के लिए आई थिंक एक्सपेरिमेंट्स वो कर सकते हैं, बाकी बच्चों के लिए इतना ज़्यादा अवेलेबल मुझे नहीं लगता कि वो होता होगा। सर्वे मेथड आप चूज़ कर सकते हैं एक बार। वंस यू कंप्लीट योर सर्वे और एक्सपेरिमेंट्स, जिससे आपको क्या होगा, आपको डाटा जनरेट होगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। रिमेंबर दैट इम्प्लीमेंटिंग ए सोल्यूशन टू प्रॉब्लम इज अ मस्ट। एनसीएससी बिलीव्स
दैट प्रोजेक्ट इज़ नॉट कंप्लीट इन सजेस्टिंग रेमेडीज। जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप बताओगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई किया और इसका ये सोल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, या पढ़ लीजिए पूरा। वॉट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी टेकन अप, किस टाइप का प्रोजेक्ट लें, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। जो आपको चैलेंज करे, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो सब से रिलेटेड हो, जो इसमें आप जो लोकेलिटी में हो, जो पॉसिबल हो और ईजी हो। ईजी आप लेंगे तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज ज़्यादा हार्ड लेंगे तो आप करने की शुरुआत तो करेंगे, कर नहीं पाएंगे, मैच हो जाएगा सारा। लेबोरेटरी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। 3 मंथ का मिनिमम आपको काम दिखाना पड़ता है, मैं पहले इस बारे में बहुत बात कर चुका हूँ। तो मैंने आपको बताया कि आपको चिंता की जरूरत नहीं होती, बच्चों के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है तो उसके हिसाब से इवेल्युएट भी होता है। तो ये जो आपके प्रोडक्ट को जज कर रहे हो तो उनको पता भी होता है कि साइंटिस्ट का प्रोडक्ट नहीं है, तो जैसा आपकी क्षमता है उसके हिसाब से उसको जज किया जाता है। कंपटीशन में आपके आपके ही जो है क्लासमेट्स, क्लास फेलोज वगैरह होते हैं। ये देख लीजिए, छोटी छोटी बातें हैं कि आपको आपका फालतू का इसमें ज़्यादा टाइम मतलब जो वेस्ट भी नहीं करना है, पैसा वेस्ट नहीं करना होता है। टॉपिक आपको ऐसा चूज़ करना होता है जो आपको जिससे आपको कुछ गेन हो, आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये 2 मेथड आपके सामने आते हैं, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट। मैं पहले बात कर चुका हूँ इसके बारे में, कुछ ज़्यादा खास इसमें है नहीं। ठीक है, अच्छा ये वही स्लाइड है। अच्छा मैं समझ गया, इसमें थोड़े छोटे टेक्स्ट हुए थे तो मैंने इसको बड़े में लेने की कोशिश की होगी। अब आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। एवरी 2 ईयर से फोकल थीम आपको पता है ये चेंज होती रहती है। इस साल जो है वो हमारे पास में आ गई है अंडरस्टैंडिंग वाली, जो है वो अगले साल भी रहेगी। और इसमें जो लॉट ऑफ सब थीम, मतलब इस बार तो 5 है, हमें पता ही है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप 6, 7, 8, 9, 10th में आपने इस साल शुरू करा तो नेक्स्ट ईयर भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो और आपको कई प्रकार के बेनिफिट मिल जाते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने से। द थीम एंड सब थीम्स आर ऑलवेज रिलेटेड टू द सोसाइटी, ये पता ही आपको। योर टॉपिक शुड बी अंडर द वन सब थीम, ये मैंने आपको पहले काफ़ी बार बताया, हमने कल बात भी करी। इवन जो इस बार की जो 5 सब थीम है उसमें जो अलग अलग प्रोजेक्ट आइडियाज है, शॉर्ट में मैंने उसके छोटे छोटे वीडियोज़ बनाए, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, देख लेना। आपको ये बड़ा कामफुल रहेगा। मैं समर वेकेशन तो गया, अभी ऑटम ब्रेक भी गया और मैंने तो इसी प्रकार से डिज़ाइन किया था, बच्चों को गाइड किया था कि वो ऑटम ब्रेक में बनाए, उन्होंने बनाए भी लिए हैं। पर फिर भी अभी थोड़ा सा माहौल थोड़ा छुट्टियों जैसा रहेगा, दीपावली जैसा। और आप जो है कल्चरल प्रैक्टिसेस वाला अगर आप टॉपिक चूज़ करते हैं तो दीपावली पे जो आपकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है उन पर भी आप बना सकते हो। ठीक है, ये सारी बातें हो गई हैं। आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें 17 कंपोनेंट होंगे, उसका अलग से वीडियो अवेलेबल है, उसको जरूर देखना। पर ये छोटी छोटी बातें हैं कि इसके अंदर आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। स्पेसिफिक हो ही गया ऑटोमेटिक, हमारी थीम फिक्स है, सब थीम फिक्स है, टॉपिक फिक्स है। जैसे ये देखो आप लिखते हो ना, हाँ इसमें ये बड़ी ये ही दिक्कत आती है। अच्छा हुआ इसको मेंशन किया, ये बड़ी दिक्कत आती है। बच्चे क्या करते हैं, टू स्टडी एनवायरनमेंट, टू स्टडी पॉपुलेशन, टू स्टडी पोल्यूशन। अरे कौन सा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, कौन सा पोल्यूशन। और उसका कौन सा पार्ट बहुत बड़ा होता है, एयर पोल्यूशन तो, साउंड पोल्यूशन तो, कौन सा पार्ट, किस एरिया में, किस लोकेलिटी में, किस चीज़ की वजह से, स्पेसिफिक होना चाहिए। देखो जैसे इसमें देखो ये क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑन द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ लोकल वेराइटीज़ ऑफ पैडी। अब पैडी क्योंकि वो ये जो इन्होंने जगह दे रखी है वहाँ पे वो होगा, आप किसी और क्रॉप को अपने एरिया में ले सकते हो, तो इसमें क्या मोर क्लियर होना चाहिए। ये देखो जैसे ना ये स्टडी ऑन द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड ग्रेन्स, ये इतना क्लियर नहीं है, जबकि इसमें साफ कर दिया फूड ग्रेन कौन सा, पैडी, और जगह भी फिक्स कर दी है। ऐसा आपको लेना, मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बनाना है अपने प्रोडक्ट को, लोकल एरिया में हो ज़्यादा अच्छा। मेजरेबिलिटी मतलब मेजर करा जा सके चीज़ों को। जैसे आप क्या कर सकते हो कि आपने कोई एक बिहेवियर को मेजर करा है, हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में आप कुछ पता लगा रहे हो, आप कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पता लगा रहे हो, तो मेजर कैसे करोगे, सर्वे करके करते हो, कैसे भी करके करते हो, चीज़ें मेजरेबल होनी चाहिए। 100 लोगों का सर्वे कराया तो उसमें से 75 ने ऐसा बोला, 25 ने ऐसा बोला, 87 ये एज के थे, 55 ये एज के थे। अब आप मान लो आपने ओबेसिटी वेट का करा, तो आप ये दिमाग लगाओ कि छोटे बच्चे का वेट तो हमेशा कम ही होगा और एडल्ट का वेट ज़्यादा होगा। तो इस तरह ना कि छोटा सा बच्चा है वो हमेशा ही अंडर वेट होते हैं और जो बड़े लोग हमेशा ही ओवर वेट होते हैं। तो फिर उनका एक तरीका होता है कि इतनी एज है, इतनी हाइट है, तो उनका इतना वेट होना चाहिए। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चीज़ों को मेजर कैसे करना है, इवन जब आप डाटा को क्वांटिफाई करते हो, आप उसको एनालाइज करते हो, तब जा करके आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी का पता लगता है। हाँ वो ऑथेंटिक है नहीं, वो लॉग बुक से पता लगता है। लॉग बुक क्या होती है, अलग से वीडियो आप बना चेक कर सकते हो। रेलेवेंस, अब आप बोल रहे हो कि महाभारत काल में रावण पुष्पक विमान पे उड़ के जाया करते थे, उसके बारे में मुझे प्रोजेक्ट बनाना है कि उस टाइम पे क्या टेक्निक्स अवेलेबल थी, किस तरीके से वो पुष्पक विमान उड़ता था। तो आप बना सकते हो नहीं बना सकते हो, ये डिपेंड करता है कि किस कहाँ का आपका रिसर्च है, कैसे आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लाओगे। लेकिन एक बात मुझे पता लगी कि अभी वो रिलेवेंट शायद नहीं होगा, तो आप रिलेवेंस जरूर देखें। आप अगर अभी की बर्ड पॉपुलेशन की बात करोगे, अभी वाटर प्रॉब्लम की बात करोगे, पार्किंग प्रॉब्लम की बात करोगे, आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करोगे, आप किसी जो डिक्लाइनिंग
एनिमल है, बर्ड्स, उनकी बात करोगे तो आप वो चीज़ें रेलेवेंट है, तो आप ना देखें रेलेवेंट है कि नहीं, मेजरेबल है कि नहीं, ये चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अब जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर में बड़ी दिक्कत आती है, मैं बताऊँ, इसको जरूर देखना आप। ये बच्चों की हर साल की प्रॉब्लम है। अभी भी मैं एनसीसी कराऊंगा, सबसे बड़ा सिरदर्द यही होता है, उस दिन भी बच्चे सब थीम का नाम लिख देते हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि उनका टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट है क्या। रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स। अब आप सोचोगे मैं साउथ अफ्रीका के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की स्टडी करना चाहता हूँ और आप बना के लिए प्रोडक्ट, कैसे होगा ये भी? ग्लोबल वार्मिंग ये होती है ना, ऐसा होता है। आप रहते कहाँ हो और आप क्या कर सकते हो वो आपको पता होना चाहिए। क्या लिखा हुआ? रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया, 3 महीने का टाइम वगैरह चाहिए होता है, ठीक है। तो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा आप प्लान करके अपना प्रोडक्ट बनाएं या उसकी लोगों को इस तरीके से तैयार करें, ठीक है। डाटा एनालिसिस एंड ड्राइविंग कंक्लूजन्स। तो आफ्टर यू हैव कलेक्टेड डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड सर्वेज, इसके फिर आप कंक्लूजन वगैरह निकालते हो। अब ये ना सारी बातें मैंने अलग से भी कवर करी हैं, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के क्या कंपोनेंट्स है, हाउ टू डू ये प्रोजेक्ट है, या ओरल प्रेजेंटेशन कैसे होती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप इसको थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि डाटा का एनालिसिस कैसे होता है। आपके डाटा आपने कहीं पे सर्वे करा, एक्सपेरिमेंट करा, तो डाटा या तो आप टेबल में रिकॉर्ड करोगे ना, और कैसे करोगे, या तो आप टेबल में कोई डाटा रिकॉर्ड करके वो हमको शो करोगे मिनिमम मैक्सिमम वगैरह करके। उस डाटा के हिसाब से आप ग्राफ भी बना सकते हो, लाइन ग्राफ हैं, बार ग्राफ्स हो गए, या आप पाई चार्ट वगैरह बना करके। तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कैसा डाटा शो करो। मान लो कि हमने वेट वाला करा, तो इतने % लोग जो है वो जंक फूड खाते हैं, इतने नहीं खाते हैं, या इतने खाते इतने नहीं खाते। इसके भी अलग पाई चार्ट बन सकते हो, इनमें से मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, ठीक है। वर्किंग पीपल इतने हैं, है ना, वर्किंग पीपल इनमें से इतने ज़्यादा हैं, ये वर्किंग पीपल है, नॉन वर्किंग इनमें से इतने लोग, ये अलग अलग टाइप के आप एनालाइज करते हो। आप समझ गए मेरी बात को, कि कैसे आप उसको कंक्लूड कर सकते हो, कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। लुकिंग फॉर द क्वेश्चनरीज, ये आपको मैं कर देता हूँ, मुझे पता है कि सारे बच्चे लोग ये बनाएंगे। लुकिंग एट द क्वेश्चनरी सर्वे फॉर्म, इट इज़ डिफिकल्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन्स एट द फॉर्म्स कंटेन लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हिडन इन देम। तो इसको कैसे करना पता हूँ मैं आपको। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ना सर्वे को बड़ा बनाओ। आप 20 लोगों का सर्वे मत लेके आओ, 30 लोगों का, 50-100 ऐसे लोगों का सर्वे लेके आओ, और सबसे सेम टाइप के क्वेश्चन पूछो। और वो क्वेश्चन का भी एक कागज़ आपके लॉगबुक में लगा होना चाहिए। मतलब कोई अगर आपसे पूछे कि भाई आपने कौन से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन थे, तब जा करके आपका सर्वे थोड़ा ऑथेंटिक होगा, तब वो डाटा आपको समझ में आएगा। इट इज़ वाइजर टू रिप्रेजेंट योर रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स यूजिंग सिंगल डायग्राम फिगर रादर देन पेजेस। बात समझ रहे हो? फिगर डायग्राम्स ये सब चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। तो आप बात समझ गए होंगे, और बहुत सारी बातें इसके बारे में करी जा सकती हैं। फिलहाल मैंने इस प्रेजेंटेशन को यहीं तक सीमित रखा है। आप सबको मैं धन्यवाद दूंगा अंत तक सुनने के लिए, और मैं आपको इतना बोलूँगा कि आप पार्टिसिपेट जरूर करो। रीज़न 6 से लेकर 12 तक अगर आप एक बार भी पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी। और रिसर्च ये कितना इंपॉर्टेंट है, कि ये अलग ही मैटर होता है। इसके बारे में आप सर्च कर सकते हो। मतलब ऐसा होता है कि अगर आप लास्ट तक जाओगे तो आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है, और हर तरीके से आपके काम आता है, आपके करिकुलम ऐड होता है। और बाय द वे अगर आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, तो आपको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तो बनाने ही पड़ेंगे। जैसे मैंने अपने बच्चों को रिलैक्स कर रखा है कि जो 11th साइंस के जो बच्चे हैं, मैंने कहा आप एनसीएससी में दिल खोल करके जी जान से पार्टिसिपेट करो, तब आपको जो है अदर सब्जेक्ट्स जो हमारे फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री हैं, बायोलॉजी हैं, उनमें आपको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट नहीं बनाना। ये मैंने उनको कोई झूठा प्रोत्साहन नहीं दिया है, ये बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि एनसीएससी में इन्वेस्टिगेशन है, एनसीएससी में फिजिक्स है, एनसीएससी में साइंस है, एनसीएससी में बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स भी है, कि आप किस तरीके से इसको काम करते हो। तो अगर आपने अपना एफर्ट लगा करके उन सब्जेक्ट्स को यूज़ करा है और आपने ये प्रोडक्ट बनाया है, मतलब आपने इन्वेस्टिगेशन करी है। तो झूठे इन्वेस्टिगेटिव प्रोडक्ट बनाने से अच्छा है कि आप एक ऐसा एनसीएससी बनाएं और आपको समझ में भी आए। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिल गई। एक तो अननेसेसरी बर्डन कम हुआ उनको बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव प्रोडक्ट्स बनाने थे। दूसरा, उनको एनसीएससी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। कई स्टूडेंट हैं बेचारे जो स्कूल वगैरह में नहीं पढ़ते हैं, तो वो मुझसे कई बार कमेंट्स वगैरह आते हैं कि भाई हम कैसे पार्टिसिपेट करें, हमें गाइड करिए। तो उनको पार्टिसिपेट करना ही उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। आप स्कूल में हो, आपको ये मौका मिल रहा है, एक अच्छी बात मिली, और प्लस आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है अलग अलग तरीके की रिलैक्सेशन दे करके। तो आप कंपलसरी पार्टिसिपेट करें, जरूर करें। नहीं समझ में आ रहा तो भी करें, एक बार उसको देखें। कई बार तो क्या होता है कि हम कुछ प्रोजेक्ट बना करके एक बार मान लो स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे हम गए, या नेशनल लेवल पे पॉसिबल नहीं है, आपका अच्छा होगा तभी आप पहुंच पाओगे। स्कूल लेवल पे या रीजनल लेवल पे आप गए फॉर ओनली पार्टिसिपेशन, तो आपको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, वो एक अलग चीज़ है। पर आपको आसपास के 20-25 लोगों के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। आप उस 1-2-3 घंटे में देख पाएंगे कि जजेस किस तरीके से आते हैं, अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किस तरीके से करना होता है। तो आपको अल्टीमेटली समझ में सब कुछ आ जाता है। तो आप इस बार अगर छोटे से लेवल पे भी पार्टिसिपेट करेंगे, आपको सब कुछ देखने का मौका मिलता है, तो नेक्स्ट ईयर आप उसको और बेटर वे में कर पाएंगे। 2 साल तक सेम रहने वाली है। इवन जब सब थीम चेंज भी आती है, ये वो बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने लास्ट ईयर काम कर रखा होगा, तो भी इजीली आप उस नॉलेज का यूज़ कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं अपनी इन बातों को विराम देता हूँ, इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ।
आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। धन्यवाद।